चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी ये रिवीजन देख रहे हो, ठीक है, जब जागे तब सवेरा, राइट। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अहेड, दैट इज कंपनीज एक्ट, जिसका वेटेज है 21 मार्क्स, श्योर शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, क्वेश्चन 2 का भी पार्ट बी और क्वेश्चन 3 का भी पार्ट बी। सो बेसिकली 7 + 7 + 7 = 21, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी एंड वेरी लॉजिकल चैप्टर वी हैव अहेड, 21 मार्क्स, श्योर शॉर्ट, ठीक है। इस चैप्टर में हम जितना भी रिवीजन करेंगे पूरा कंप्लीट ऐसा रिवीजन करेंगे कि अगर किसी ने कोई कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये नोट्स आपके पास हैं और आपको मेरे साथ ये देखते चलना है। अगले 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे में हम पूरा ये कंपनीज एक्ट अलॉन्ग विद एवरीथिंग we will cover whatever we have in the syllabus completely in exam oriented way, ठीक है। रेगुलर लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में जाते हैं, बट ये चूंकि रिवीजन है तो रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड ही होना चाहिए। नाउ माय वंडरफुल चार्टर्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव दिस पीडीएफ और नोट्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आई विल स्टार्ट बाय द सेम सीक्वेंस which we have done in the class itself. सबसे पहले हमने पढ़ा था the introduction of this chapter and the introduction of the Companies Act में हमने पढ़ी थी 4 बातें। सबसे पहली बात थी कि सर this act is applicable to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir। लेकिन अगर मैं डेट की बात करूं तो प्रेसिडेंट साहब की एसेंट मिली थी 29 अगस्त 2013। सेक्शन 1 आया था 30 अगस्त को। मेजॉरिटी सेक्शंस आए थे डिफरेंट डेट्स पर, लेकिन 1 अप्रैल 2014 में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए थे। अच्छा, इससे याद आया कि इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पर दैट इज द MCA इज द बॉडी which had the administrative part before Companies Act 2013। इसके पहले था Companies Act 1956। सर ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो दोस्तों 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं जो कि एक्ट में ही इंक्लूड हैं। याद रखना, क्या सेक्शन प्लस शेड्यूल्स एक्ट का पार्ट है, तो आंसर इज यस, याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पर पूरे सेक्शंस पढ़ने हैं, तो आंसर इज नो। हमें सिर्फ छोटा सा बेसिक सा पार्ट खत्म करना था। फटाफट से आ जाते हैं पहली डेफिनेशन की, सर व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड कंपनी पहली बात तो होती क्या है, तो कंपनी गिवन कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू द कंपनी। ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 67 में, करेक्ट है। अगर उसके बाद हम गए थे मीनिंग ऑफ द कंपनी में, तो कंपनी में कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या वो नेचुरल पर्सन है? नो, बट इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। अच्छा, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कंपनी अलग से, मेंबर्स अलग से। इसमें हमने 2 बातें पढ़ी थी, 2 केस लॉस पढ़े थे। एक पढ़ा था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दूसरा हमने एक देखा था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सर यहां पर दोनों केस लॉस का जो क्रक्स है वो ये था कि मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है तुमको? ओके सर, नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड, नॉर्दर्न मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना। और ये वाला केस लॉ कौन सा है? सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आपको एग्जाम में इनका रेफरेंस देना है, ना कि आपको इनका एज इट इज इनको केस स्टडी की स्टोरी को मेंशन करना है। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि आपको ये केस लॉ डिफाइन करने को बोल दें अंटिल यू आर अ CA फाइनल स्टूडेंट। ओके, नाउ CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्रक्स पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा सलोमन वर्सेस सलोमन, एक क्या था, बिजनेस प्रोप्राइटर था, शू मैन्युफैक्चरिंग का काम था। सोलोमन ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। मेंबर उसमें कितने थे सर? 4 सन उसके, 1 डॉटर, उसकी वाइफ और वो खुद। तो कैन आई से एक कंपनी बन गई थी, है ना। और वो कंपनी को अपना बिजनेस सोलोमन ने बेचा था, है ना, 38,782 पाउंड्स में,
38,782 पाउंड्स में, क्योंकि बिजनेस तो सोलोमन का था, उसने कंपनी बनाई तो कहना इसे इसका बिजनेस कंपनी ने खरीदा होगा, यस और नो। तो वो पैसे किसको मिलने थे? सोलोमन को। सोलोमन को कैसे मिले थे? शेयर्स के फॉर्म में, एज अ शेयर होल्डर उसको 20,000 पाउंड मिले थे। 10,000 पाउंड उसको डिबेंचर इशू किए गए थे, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर बेसिकली, है ना। और यहाँ पे 8,782 की कैश भी दी गई थी। लेकिन कंपनी बाद में डिफिकल्टीज में आ गई और कंपनी क्या हो गई? लिक्विडेट हो गई। तो वहाँ पर लिक्विडेशन के टाइम पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला कि असेट्स जो है ना, उनका जो असेट्स हैं उनका पेमेंट, असेट्स को यूटिलाइज करो आप पेमेंट करने के लिए। किसका? डेट का। असेट बेच के उधारी चुका दो, सिंपल। लेकिन बताओ किसका पहले चुकाएंगे, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड। तो बताओ सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर भी तो था, है ना। तो यहां पर वो लोग बोल रहे थे कि सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर है, लेकिन भाई साहब वो तो ओनर ही है। वो ऐसा बोल रहे थे, बोले कंपनी तो उसी की है। तो इस बात पे सोलोमन को आया गुस्सा। सोलोमन ने क्या कर दिया? सू कि इस पे कंपनी पर। और कहना इसे कोर्ट ने क्या बोला? सोलोमन विल बी पेड फर्स्ट एज ही इज आउटसाइडर। याद आ रहा है? अच्छा, ऐसे केस लॉ अपन सारे नहीं देखेंगे, सिर्फ नाम अपने को पता होना चाहिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्या? उसके बाद कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब मेंबर्स आए या जाएं कंपनी चलती रहेगी। टाटास के बाद क्या कंपनी बंद हो गई थी? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। पक्का क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कंपनी के पास कॉमन सील होना जरूरी है, हाँ, लेकिन दो। सो हमने यहाँ पे देख लिया परपेचुअल सक्सेशन। फिर है कॉमन सील। कॉमन सील क्या बोलती है? बोले सर कंपनी का ठप्पा, कंपनी का ठप्पा। बट क्या आज की डेट पे ये कंपलसरी है? नो सर। 2015 कौन सी तारीख? 29 मई से ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। ठीक है। अच्छा, इसको अगर नीचे देखेंगे क्या है इसका, कंपनी क्या होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है प्रॉपर्टी? हाँ, परचेज भी कर सकती है, बेच भी सकती है प्रॉपर्टी। ठीक है सर। कंपनी सू भी कर सकती है और कंपनी पे कोई केस भी कर सकता है, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? पक्का क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का। नाउ सो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा आगे की बातें। सर हमने यहाँ पे देख लिया, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, दैट वॉज इन रिलेशन विथ कॉमन सील। इट इज ऑप्शनल फ्रॉम 29 मई 2015। क्यों? बोले से देखो, अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील है तो डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी शैल कंटेन कॉमन सील, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट इशू कर रही कंपनी उन सब पे कॉमन सील होनी चाहिए। लेकिन कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो डॉक्यूमेंट में साइन होना चाहिए एक कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर के। लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स के। समझ में आ रहा है? अच्छा सर एक और बात, यहाँ पर कॉमन सील क्यों डिसकंटिन्यू हुई? ये लॉजिक कभी पूछते नहीं है, बट अगेन अगर सोचो आज की दिन में दुनिया कितनी फास्ट हो गई, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है। कॉमन सील अगर आप ऑफिस के बाहर रखोगे कहने से उसका कुछ भी मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है ना। तो इसीलिए इसे ऑप्शनल कर दिया और डायरेक्टर्स को बोल दिया कि आप जाओ, आप खुद कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर्स आर नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ओनर्स आर हु? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट है? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। इसके बाद आए थे हम, कंपनी की सिटीजनशिप होती है क्या? तो आंसर इज नहीं, कभी भी कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती। क्या कंपनी वोट कर सकता है? क्या कंपनी वोट नहीं कर सकता। कंपनी क्या वहां पे जाके राइट टू स्पीक है? क्या कंपनी बोल ही नहीं सकता? यस और नो। बट कंपनी की रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, बिकॉज कंपनी टैक्स भरेगी। यस और नो। अच्छा, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो? दिस इज सिटीजनशिप। और कौन सी कंट्री में रहते हो? दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके। अच्छा, ये यस कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड। पूछो क्या? यहाँ पे आता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ दिस चैप्टर। ये इसमें है सबसे पहली बात, दैट इज कि कंपनी, तो कंपनी मेजरली कितने टाइप से क्लासिफाई करी थी? 2 सर, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक का सेक्शन था सेक्शन 2 क्लॉज 71 और प्राइवेट का सेक्शन है 2 क्लॉज 68। 2 क्लॉज 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी के बारे में। देखो प्राइवेट कंपनी मतलब छोटी कंपनी एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 2, मैक्सिमम 200, सब्जेक्ट टू अ लिमिट। वो अपन लिमिट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 15 है ना। सर 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कब पढ़ोगे? फाइनल में। अच्छा, उससे क्या आता है? पूछो क्या? नेम ऑफ द कंपनी विल एंड विद अ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कंपनी में 2 मेन डॉक्यूमेंट होती हैं जब इनकॉर्पोरेशन होता है, महुआ अहुआ, महुआ अहुआ, महुआ अहुआ, महुआ अहुआ। सर अहुआ क्या होता है?
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी शुड हैव 3 रिस्ट्रिक्शंस। कितने? 3 सर। सबसे पहला प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स। अगर आपको अपने शेयर मतलब आप मेंबर हो कंपनी के, है ना, आपको ट्रांसफर करना है, करो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं ले रहे तो फिर आप आउटसाइडर्स को दे सकते हो। सो देखो क्या लिखा है, इट मींस शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। अलाउड है बट हाउ? जैसे मान लो ये कंपनी है बडी लिमिटेड, ये इसमें एचडी, डॉक्टर और बडी 3 मेंबर्स हैं। बडी डॉक्टर वांट्स टू सेल हर शेयर्स, यस, टू whom HD and Buddy, but if HD and Buddy rejects to purchase the shares, then sell to outsiders। समझ में आया? पक्का? पूछो क्या सर। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई पब्लिक इशू नहीं ला सकते, क्यों? आप प्राइवेट कंपनी हो। समझ में आ रहा है? ओके सर। लास्ट है मैक्सिमम मेंबर वाली तीसरी कंडीशन, दैट इज 200। देखो यहां पर एम्प्लॉय नहीं आएगा, एम्प्लॉय नहीं आएगा। ऐसा एम्प्लॉय जिसे आपने शेयर्स ऑफर करे थे, याद आ रहा है? एम्प्लॉय प्लस मेंबर शेल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। मैंने आपको एग्जांपल भी कराया था, यस और नो। एचडी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें एचडी मेंबर भी है, एम्प्लॉय भी है, और मान लो 202 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कहना ही से यहाँ पर ये काउंट तो 200 ही होंगे, यस और नो। अच्छा 200 से ऊपर के लिए क्या चाहिए? ओनली शेयर होल्डर चाहिए। अगर एम्प्लॉय है और शेयर होल्डर भी है तो वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। और इन्होंने जो मैक्सिमम लिमिट बोली है वो शेयर होल्डर्स के लिए बोली है ना, आउटसाइडर्स जो है रहेंगे। यहाँ पे ऐसा एम्प्लॉय जिसे आपने शेयर्स ऑफर करे ताकि वो कंपनी में रुके। ई शॉप याद आ रहा है? एग्जाम्पल अंबिका के एग्जाम्पल लिया था अपन ने। ओके सर, ओके सर। अंबिका कौन है? स्टूडेंट है बेटा, भारत स्टूडेंट है वो हमारी, है ना। ओके उसके बाद पूछो क्या, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पूरा सेकंड बात क्या थी? देखो पहली कंडीशन हो गई एम्प्लॉय प्लस मेंबर शेल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। दूसरा कंडीशन क्या है? फॉर्मर एम्प्लॉय प्लस मेंबर ऑफ द कंपनी हु आफ्टर सेसेशन, सेसेशन मतलब रेजिग्नेशन या मतलब उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी द मेंबर विल नॉट बी काउंटेड। देखो क्या हुआ था, वो मेंबर था, सॉरी पहले था शेयर, पहले था एम्प्लॉय था, उसको आपने शेयर्स ऑफर करे, क्या वो 200 की लिमिट में आएगा? लेकिन उसने अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, स्टिल शेयर होल्डर है, स्टिल वो काउंट नहीं होगा। करेक्ट है? याद है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिखाया था मैंने। अच्छा इससे याद है, पूछो क्या? ज्वाइंट मेंबर्स विल बी काउंटेड एज 1 मेंबर, ज्वाइंट मेंबर विल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। इससे याद है, पूछो क्या? बोलूं क्या? पक्का? देखो एम्प्लॉय प्लस मेंबर रिजाइन कर दिया तो ये फॉर्मर एम्प्लॉय हो गया और मेंबर हो गया। क्या कंटिन्यू है मेंबर? हाँ, लेकिन नॉट काउंटेड इन 200। समझ में आया है ना? अब ध्यान सुनना, एम्प्लॉय था, मेंबर था, फिर बाद में उसने मेंबरशिप छोड़ दी, फिर बाद में रिजाइन कर दिया, फिर पीएफ का पैसा मिला, उससे फिर मेंबर बन गया। तो कहना इससे पहले इसने मेंबरशिप छोड़ी थी और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट छोड़ा, और फिर उस एम्प्लॉयमेंट के बाद पे जो प्रोविडेंट फंड मिला उसके पैसे से क्या कर लिया इसने? मेंबर बन गया। क्या ये काउंट होगा? हाँ। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस था, अपन ने बहुत छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन किया था, है ना। पूरा लॉजिकल गेम है बेटा, पूरा गेम क्या है? कंटिन्यूस रहने का। कंटिन्यूस रहने का क्या? शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है? ओके सर। अच्छा सर समझ में आया सर। एक थी गांजा प्राइवेट लिमिटेड, याद है ना? इसमें 240 मेंबर्स थे, 10 एम्प्लॉइज थे, है ना, 10 एक्स एम्प्लॉइज थे, और 20 मेंबर इंक्लूड 10 पेयर्स ऑफ ईच। 10 की पेयर्स ऑफ ईच मतलब कहना इसे इनको हम कितना काउंट करेंगे? 10 ही काउंट करेंगे, क्योंकि ज्वाइंट मेंबर हो गए ना, तो ज्वाइंट मेंबर को एक ही काउंट करेंगे ना अपन। पूछो क्या? अगेन ये सेकंड एग्जाम्पल मैंने खेल गया था तुम्हारे साथ, याद आ रहा है? तुमने सबने गलत आंसर दिया था, एक जने ने भी सही आंसर नहीं दिया था, चीप लोग, फिर भी नहीं सुधरे। उसके बाद पूछो क्या? 240 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, 210 है। क्या गांजा लिमिटेड प्राइवेट रह सकती है? अब उसे पब्लिक बनना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि 200 से लिमिट एक्सीड हो गई। पूछो क्या? ये देखो 240 मेंबर हैं, 10 एम्प्लॉइज हैं, 5 एक्स एम्प्लॉइज हैं, 20 ज्वाइंट होल्डर्स हैं, इसका मतलब 40 लोग हैं। अरे मेंबर तो 40 होंगे लेकिन 20 काउंट होंगे पगलों, याद आ रहा है? 20 ज्वाइंट होल्डर्स हैं, और यहाँ क्या था? 20 मेंबर्स हैं, जिनको 10 ज्वाइंट होल्डर्स काउंट करेंगे अपन। इनको अपन ने 10 काउंट किया था, तो 10 ज्वाइंट होल्डर्स थे। समझ में आया? और यहाँ पे डायरेक्टली अपने को 10 की जगह 20 दे दिया है, इसका मतलब 40 मेंबर होंगे लेकिन काउंट 20 होंगे। नहीं समझे?
है ना। तो मुझे बताओ, ये देखो 240 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 20 205। अगेन इसको पब्लिक से प्राइवेट पे जाना पड़ेगा, सॉरी प्राइवेट से पब्लिक पे जाना पड़ेगा। हाँ सुबह सुबह बोल ही नहीं रहा है, नशे में बैठा है बच्चा। पूछो क्या। 240 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं 240 मेंबर हैं, 240 मेंबर हैं, 20 एम्प्लॉइज हैं, 5 एक्स हैं, क्या एम्प्लॉइज, एक्स कोई और नहीं, ज्यादा नाम आ जाते हैं दिमाग में, है ना। 20 ज्वाइंट होल्डर्स हैं। पूछो क्या। देखो कितने 195 बच रहे हैं इस बार। देखो 20 एम्प्लॉइज, 5 एक्स एम्प्लॉइज और 20 ज्वाइंट होल्डर्स या मेंबर्स। तो कहना से ये कंटिन्यू कर सकती है प्राइवेट। देखो अगर बाइफर्केशन गिवन है तो अकॉर्डिंगली कंसिडर, एल्स काउंट, टोटल काउंट कंसिडर करना है। बाइफर्केशन मतलब आपको सब चीज़ों का डिटेल गिवन है कि भाई इतने मेंबर ये हैं, इतने मेंबर ये हैं, वो लेना, नहीं तो फिर आप टोटल से लेस करते चले जाना, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए थे। इससे ज़्यादा है पूछो क्या। हमारी खत्म हो गई प्राइवेट कंपनी। क्या खत्म हो गई प्राइवेट कंपनी। क्या खत्म हो गई प्राइवेट कंपनी। सुन, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा सुनो ना, मिनिमम मेंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। मैक्सिमम कितने भी रखो, सुहानी जैसे बहुत सारे मेंबर रखे हुए हैं, मतलब किसी काम के नहीं। पूछो क्या। मिनिमम डायरेक्टर 3, यहाँ पे कितने हैं 3। गलतियां 2 मत कर देना, गलती से 2 मत करना। पूछो क्या। यहाँ लिमिटेड से नाम एंड होगा, नेम ऑफ द कंपनी विल एंड विद लिमिटेड। अच्छा सुनो, सब्सिडरी अगर पब्लिक की है तो उसे भी हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे, भले ही वो प्राइवेट कंपनी है। नहीं समझे। अगर कोई कंपनी क्या है पब्लिक है और उसकी एक दूसरी कंपनी है जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी, मतलब ये होल्डिंग दूसरी सब्सिडरी, तो ये पब्लिक है, इसकी सब्सिडरी भले ही प्राइवेट है लेकिन हम उसे पब्लिक मानेंगे। पूछो क्या। भले ही वो क्या है, कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी एस्परेट्स औवा, एस्परेट्स औवा, एस्परेट्स। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। पूछो क्या। सर स्मॉल कंपनी, सर छोटी कंपनी, कौन सी कंपनी। अब अपन ने 2 कंपनी पढ़ ली, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक। सेक्शन 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 71। आप जितनी भी कंपनी पढ़ेंगे इसी में बाइफरकेट होती चली जाएंगी। पूछो क्या। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 85। सर स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी, स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी। कौन सी। प्राइवेट कंपनी है जिसकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल, अभी अमेंडमेंट आया है 10 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर कितना है 6 करोड़। तो 10 करोड़ और 6 करोड़, कितना करोड़ 10 करोड़ और 110 नहीं बोलना है गेले, है ना। 10 करोड़ मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल और 100 करोड़ क्या है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पूछो क्या। पहले लिमिट कितनी थी 4 और 40। पहले के आंसर्स में आपको 4 और 40 दिखेगी। पहला अटेम्प्ट ही है सितंबर 2026 जहां से ये लिमिट एप्लीकेबल है। तो इससे पहले जितने सजेस्टेड होंगे ना उनमें 4 और 40 लिखा होगा, या एस में भी नोटिफाइड और उसमें 100 लिखा होगा। लेकिन अब क्या होता है ना, पहले उन्होंने 4 और 40 करके रखी थी और आगे की लिमिट पहले से ही देके रखी थी कि अगली जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो 10 और 100 करेंगे। तो अब उन्होंने 10 और 100 को परमानेंट कर दिया। तो आपको कुछ और नहीं लिखना, मैंने बुक में भी करेक्शन कराया था आपको, तो याद रखना कितनी। स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ एंड मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। लेकिन सुनो, फॉलोइंग कंपनीज को सेक्शन 2 क्लॉज 85 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या है, स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। पूछो क्या। भाई आप पेरेंट हो, आप किसी के बाप हो, तो आप छोटे कैसे हो गए, आप बच्चे थोड़ी हो, है ना। तो होल्डिंग कंपनी इज नॉट स्मॉल कंपनी, पक्का। या आप किसी की सब्सिडरी हो, मतलब कहना चाहिए आपको तो सपोर्ट है ना। किसका सहारा, हारे का सहारा, होल्डिंग कंपनी हमारा। यस और नो। थैंक्स सर, ज्यादा नहीं। सेक्शन 8 आपका काम ही है प्रॉफिट नहीं कमाना है आपको, है ना। सोशल वेलफेयर, है ना, सोशल वेलफेयर। सेक्शन 8 हमारी जान पहचान वालों की कंपनी, रिलायंस फाउंडेशन, नीता भाभी की कंपनी है ना, मुखिया की वाइफ, है ना। सेक्शन 8 के बाद आता है स्पेशल कंपनी। स्पेशल कंपनी क्या होती, बैंकिंग, अरे जिनका सेपरेट एक्ट है। इंश्योरेंस कंपनी। पूछो क्या। तो सुनो ना, अगर पब्लिक कंपनी तो वो स्मॉल कंपनी कैसे हो सकती है। तो 4 एक्सेप्शन कितने, होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी और प्राइवेट सॉरी पब्लिक कंपनी, पक्का। पूछो क्या। देखो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, तो कहना इसे स्मॉल XYZ। पूछो क्या। प्राइवेट 13,150 नॉट। PQR 5,20 चलेगा। अरे अपने को 1 करोड़ से मैक्सिमम नहीं होने देना है
है ना, उससे कम हो चलेगा ना, और साथ ही साथ टर्नओवर भी देखना ही है ना। पूछो क्या, 20 करोड़ चलेगा। अच्छा एक्स लिमिटेड है, तो ये तो पब्लिक लिमिटेड हो गई ना यार, ये तो स्मॉल हो ही नहीं सकती, है ना। जी लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये तो किसी की सब्सिडरी हो गई, सब्सिडरी है तो फिर ये कहां से स्मॉल हो जाएगी। अच्छा रिलायंस फाउंडेशन, अच्छा इससे याद आया, पूछो क्या, एक बार लिमिट क्रॉस हो जाएगी देन वापस से स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते, मतलब एक बार जो लिमिट क्रॉस हुई उसके बाद ये सरबलोन भाई नहीं बन सकते। पूछो क्या, कंट्रोल के बेसिस पे कितनी, 3, कंट्रोल के बेसिस पे कितनी, 3। बोले सर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। पूछो क्या, अरे बस बिहेव योरसेल्फ। पूछो क्या, होल्डिंग क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 46, बहुत टफ डेफिनेशन थी। पूछो क्या, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी विच मीन्स अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनी आर सब्सिडरी, मतलब होल्डिंग वो है जिसकी दूसरी सब्सिडरी है, मतलब होल्डिंग वो है जिसकी दूसरी सब्सिडरी, मतलब बाप कौन है, जिसका बच्चा है। अब बेटा नहीं बेटी भी हो सकती ना, मतलब बाप तभी होता है कि बेटा होता है वो, मतलब ऐसा नहीं होता कि बेटी है तो मतलब बाप नहीं वो कैसे, तो मतलब हाँ या चीप। पूछो क्या, अरे नहीं बेटा, पेरेंट कंपनी क्या है, पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग, सुनो इंडेस में इसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं, सर इंडेस क्या है, छोड़ो छोड़ो, होल्डिंग कंपनी है। अभी आ जाओ होल्डिंग, है ना, होल्डिंग कंपनी पे आ जाओ, है ना। पूछो क्या, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी, मतलब दूसरी कंपनी उसके सामने क्या है, सब्सिडरी। तो सर सब्सिडरी क्या है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87। पूछो क्या, subsidiary company means a company, subsidiary company means a company which satisfies any of the following 3 conditions, any of the following, तो कोई भी एक कंडीशन, any of one of the following बोला है ना। पूछो क्या, बेवड़ी का कंट्रोल है, सर बेवड़ी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा आपके बारे में हमेशा बात नहीं होती है, देवसेना भी लाइक बोले मैं बेवड़ी, मेरे को क्यों तोड़ा, बेवड़ी के ऊपर कंट्रोल है, बेवड़ी के ऊपर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आपका कंट्रोल है। मान लो सामने वाली कंपनी है, उसमें 10 डायरेक्टर हैं, 6 को तो मैं ऐसे ही निपटा सकता हूँ, किसी को भी ला सकता हूँ। Can I say I have control over board of directors? मतलब can I say I have control over the management of the company? Can I say whatever I want I can do it? So can I say the other company is a subsidiary and I have a parent company? Parent मतलब rich English, एक होती होल्डिंग कंपनी, rich English वो भी है, लेकिन एक और richest English है ना। आप आओगे सी फाइनल में एक जने पढ़ाएंगे FR, वो पढ़ाएंगे आपको, है ना, पेरेंट कंपनी HD। पूछो क्या, श्री श्री पद्मश्री 1008, है ना, शरीफ इंसान। Right to appoint or remove all or majority of the directors of the company on its own। बताओ ये एग्जाम्पल समझाना है कि मैंने बोल दिया। पूछो क्या, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, वन कंपनी कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट। वोटिंग राइट हमेशा इक्विटी शेयर में होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इन अदर कंपनी ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स वन और मोर इंटरमीडिएरीज। समझ में आ रहा है, या तो खुद से या इसकी कंपनी और उस कंपनी का कंट्रोल इन पे आ गया। समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का देखो, याद है मैंने बताया था, आईटीसी गोल्ड फ्लैग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटीसी का 100% कंट्रोल है गोल्ड फ्लैग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पक्का, तो आईटीसी कौन हो गई, होल्डिंग, और सब्सिडरी गोल्ड फ्लैग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अरे ये वही है जिसके क्लासमेट भी चलता है, याद है, ये तुमको पता है। आईटीसी बहुत बड़ा ब्रांड है। पूछो क्या, पूछो क्या, पूछो क्या। अच्छा टाटा सन्स, टाटा सन, इसका स्टेक है 71% इन टीसीएस। तो बताओ कौन होल्डिंग हो गया, टाटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, और सब्सिडरी कौन हो गया, टीसीएस। पूछो क्या, एचडी लिमिटेड, बडी लिमिटेड, एचडी लिमिटेड का 80% है बडी में, और एचडी लिमिटेड का डॉक्टर में है 60। तो कहना है एचडी यहाँ पे कौन हो गया, होल्डिंग। अच्छा मुझे बताओ, बडी और डॉक्टर दोनों सब्सिडरी हैं। अच्छा, बडी और डॉक्टर ने मिलकर एनवी लिमिटेड पर भी अपना 30 और 25% लेके रखा है। तो कहना इसे खुद से नहीं लेके रखा है एचडी ने, लेकिन कहना इसे एनवी लिमिटेड में 30 + 25 55%, कहना इसे कंट्रोल तब भी आ गया। यस और नो? तो ये वो वाली लाइन हो गई, बाई वन और मोर इट्स इंटरमीडिएट कंपनीज। यस और नो? या तो खुद से ले लो
या फिर वाया वाया, समझ में आ रहा है? वाया वाया समझते हो ना? हाँ, क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कैसे इशारे कर रहा है? पूछो क्या? एनवी लिमिटेड इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, कितनी है? 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। उसमें 80 लाख के क्या है? इक्विटी शेयर्स, और 20 लाख के क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? तो मतलब 8 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का, और 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज। फर्दर बडी लिमिटेड इज होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एनवी लिमिटेड। देखो 8 में से 3 किसके हाथ में? बडी के हाथ। और डॉक्टर के पास है 1.5, मतलब कहने से 8 में से 4.5 लाख बडी और डॉक्टर के पास है। HD कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बडी एंड डॉक्टर, तो कहना इसी एनवी भी एक तरह से सब्सिडी हो जाएगी HD की, क्योंकि क्यों नहीं होगी? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD इसको कंट्रोल कर रहा है। किसका? डॉक्टर और बडी। तो और डॉक्टर और बडी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एनवी को। तो बताओ, है ना? तो एक्सप्लेन वेदर, तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, HD लिमिटेड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बडी एंड डॉक्टर। तो एक्सप्लेन वेदर एनवी इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ HD। तो देखो HD इज होल्डिंग एंड एनवी इज सब्सिडरी। समझ में आया क्यों? ओके, तो 2 कंडीशन समझ में आ गई। फर्स्ट, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, दूसरा, वन कंपनी कंट्रोल्स obtains control of more than 50% of voting rights, either it's by own or by one or more its companies. Okay, पूछो क्या? ये देखो यही लिखा है क्या? Okay, one of its subsidiary companies. Condition 3, subsidiary of subsidiary is also subsidiary. Yes or no? Subsidiary of subsidiary is also subsidiary of holding. मेरी एक सब्सिडरी है, उसकी एक सब्सिडरी है, तो कहना ही से वो भी मेरी, उसके लिए भी मैं होल्डिंग हो जाऊंगा। पूछो क्या? अल्टीमेट होल्डिंग। दादाजी, शुरुवंशा में दादाजी, ऐसा। पूछो क्या? मेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसका भी तो मैं अल्टीमेट होल्डिंग हुआ ना? अरे हाँ है ना? पूछो क्या? पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशन, अटेंडिंग द एग्जामिनेशन। रिलेशनशिप इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनीज में भी हो सकती है। ऐसा मत देखना कि कोई फॉरेन कंपनी तो वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? दूसरा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा नहीं है एक ही कंपनी है, 2 जिसमें एक जान। हाँ, पूछो क्या? एक कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये मैंने आपको समझाया था। पर पहली लेयर में कितनी सारी हो सकती हैं, और उससे नीचे एक लेयर में कितनी भी सारी, लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? पक्का? कहना इसे इसको क्लियर है? कुछ क्या? इसका लॉजिक भी अपन ने डिस्कस किया बहुत पहले, है ना? चलो, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है। क्विकली रिकैप करना है। 2 clause 6 एसोसिएट, 2 clause 6 एसोसिएट, एक वेयर बाई वन कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन अनदर कंपनी। दैट इज, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है सर? या तो वोटिंग राइट मोर देन 20% से लेके मैक्सिमम 50% तक रहे, और बिजनेस डिसीजन कंट्रोल करे। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? एसोसिएट। एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है सर? एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज अ significant influence but not a subsidiary, because significant influence means having control of voting rights of more than 20% but maximum up to 50%, and controls business decisions and includes joint venture. क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने आपको चारों बातें एक ही चार्ट में करा दी थी, याद आ रहा है आपको? पूछो क्या? सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड एज पब्लिक। ये अपन ने ऊपर देखा था, याद है? रूल, है ना? देखो HD लिमिटेड है ना? HD लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कहना इसे पब्लिक कंपनी है। अच्छा, उसकी सब्सिडरी भी लिमिटेड है, तो कहना इसे दोनों ही पब्लिक दिख रही है अपने को, तो ये तो पब्लिक ही मानी जाएंगी। लेकिन सुनो ना, एक प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है? वो होल्डिंग है, और प्राइवेट लिमिटेड ही उसकी सब्सिडरी है, तो कहना इसे दोनों प्राइवेट लिमिटेड होंगी। लेकिन एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी सब्सिडरी क्या है? प्राइवेट, तो होल्डिंग और सब्सिडरी को दोनों को हम पब्लिक लिमिटेड मानेंगे। समझ में आ रहा है? पूछो क्या? यहां जाके खत्म होता है कंट्रोल के बेसिस पर डेफिनेशन। बोलो, कोई डाउट है क्या बेटा? है क्या? बोलो। चलिए इधर। On the basis of liability, there are 3 types of company: limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. अभी तक हमने पढ़ी हैं कितने सेक्शन? सेक्शन 2 clause 20 कंपनी, सेक्शन 2 clause 67 प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, सेक्शन 2 clause 68 प्राइवेट, 2 clause 71 पब्लिक,
उसके बाद 2 क्लॉज 85 स्मॉल, 2 क्लॉज 46 होल्डिंग, 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी, 2 क्लॉज 6 एसोसिएट। और अब हम आ रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स पर। लिमिटेड बाय शेयर्स, पूछो क्या सर? याद है मैंने एग्जांपल दिया था रिलायंस, सिप्ला, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, यस और नो? लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर। देखो यहाँ पे कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो लायबिलिटी यहाँ पे मेंबर्स की क्या रहेगी? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो भी अनपेड वैल्यू, मान लो 10 रुपए का शेयर है ना, आप लोग शेयर होल्डर हो, आपने 8 रुपए ही दिए या 7 रुपए ही दिए, तो कहने से हाउ मच अनपेड है? 2 या 3 रुपए, तो उतनी आपकी लायबिलिटी पर शेयर, यस और नो? अच्छा पूछो क्या? लेकिन अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो कहने से कोई लायबिलिटी है क्या? नो लायबिलिटी। लायबिलिटी में राइज एट एनी टाइम, कभी भी कंपनी मांग सकती है आपको, भैया ड्यू अमाउंट दो, यस और नो? लेकिन सुनो ध्यान से समझने का, सेक्शन 2 क्लॉज 22 था लिमिटेड बाय शेयर्स, लेकिन 2 क्लॉज 21 है लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन, पूछो क्या? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी which members are liable to pay only in case of liquidation। जब कंपनी बंद होगी तभी मेंबर्स की लायबिलिटी आएगी, पक्का? अच्छा ये गारंटीड अमाउंट कहाँ मेंशन रहेगा? महुआ में, पक्का? अच्छा लायबिलिटी विल अराइज ओनली इफ असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज। याद आ रहा है मैं, ईशू और क्या नाम, नीता भाभी, हम लोग थे गारंटर्स, यस और नो? किस में? कंपनी में। कौन सी? रिलायंस फाउंडेशन। पूछो क्या? ये सबको बताना नहीं, ये सब सीक्रेट बात है, तुम लोग को मैं गरीबी प्रिटेंड करता हूँ ना, इनकम टैक्स की रेट वेट पड़ जाती है, समझते हो? पूछो क्या? पूछो क्या? जल्दी पूछो। लायबिलिटी विल अराइज ओनली इफ असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। पूछा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 2 तरीके की होती है, एक तो हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में आपकी गारंटी मतलब आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी बीइंग अ मेंबर कितनी आएगी? एक तो गारंटी अमाउंट और एक अनपेड वैल्यू। अच्छा इसमें जो अनपेड वैल्यू है वो कभी भी मांगा जा सकता है, लेकिन जो गारंटी अमाउंट है वो वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। पूछो क्या? लेकिन अगर शेयर कैपिटल ही नहीं है तो कहना इसे सिर्फ गारंटीड अमाउंट है, और गारंटी अमाउंट की लायबिलिटी कब आएगी? जब लिक्विडेशन होगा। पूछो क्या? अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 92, सेक्शन 2 क्लॉज 92, सेक्शन 2 क्लॉज 92, सेक्शन 2 क्लॉज, पेपर खुल गया था यार, सेक्शन 2 क्लॉज 92, नहीं अब नहीं होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 92 क्या होता है पता आपको? क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड। पूछो क्या? अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? पक्का? मतलब मेंबर्स को अगर जो लायबिलिटी आएगी वो उनको घर से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ जाएगी, मेंबर्स पर्सनली लायबल रहेंगे, पक्का? क्लियर है? पूछो क्या? मुझे एक डाउट है, जरा एक बार देखते हैं ना। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, पक्का? अच्छा सर कोई एग्जांपल दो ना। रीबॉक इंडिया, रीबॉक इंडिया सुना है ना नाम? रीबॉक, बेटा वो राजवाड़ा छापनी, रीबुक नहीं, रीबॉक बोल रहा हूँ, है ना? रीबुक रहता है ना कहीं, एबीबास, जैसे एबीबास है ना, है ना? नाइकी, निकी, नाइकी की निकी लेके रहता है, ऐसा आपने देखा? हाँ नाइस रहता है, हाँ नाइस भी देखा मैंने। आप चले जाओ कहाँ पे, वो आईटी पार्क है ना, उसके आगे कौन सा रोड है वो? पूमो, आईटी पार्क देखा आपने? देखा? उसके आगे कौन सा रोड है वो? खंडवा रोड। खंडवा रोड पे बहुत सारे जूते चप्पलों की दुकान है, वहां पे आप जाओ, पूमो, एबीबास, नाइस, ऐसे भयंकर। लेकिन सुनो ये रीबुक, सॉरी रीबॉक, रीबॉक पक्का इंडिया, रीबॉक इंडिया, इंडियन कंपनी की बात करें ना। पूछो क्या? लायबिलिटी अराइजेज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ओनली। लायबिलिटी कब अराइज होगी? लायबिलिटी कब अराइज होगी? लायबिलिटी कब अराइज होगी? ओनली व्हेन जब असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू रीपे, ओनली व्हेन असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू रीपे, पक्का? बेसिकली ये कंपनी उड़ता तीर नहीं लगती आपको, है ना? क्यों सर अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो उड़ता तीर आप ले रहे हो ना, है ना? पूछो क्या? अच्छा इससे याद आया, हमारा ये खत्म हो गया। कितना हो गया? देखो लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 22, गारंटी 21, 92, अनलिमिटेड कंपनी। पूछो क्या?
कुछ भी बोलो, हूं तो मैं नकचड़ा, है ना। भयंकर मतलब मेरे नखरे भयंकर हैं, सोचो मेरी वाली का क्या होगा, है ना। लेकिन उसकी भी भयंकर नखरे हैं। पूछो क्या। गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये तीन कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं। देखो सेंट्रल आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो हो सकती हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी क्यों नहीं हो सकती? अरे एक ही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, है ना। पूछो पूरे दुनिया में शासन नहीं मोदी जी का। आपकी बार इस्लामाबाद में भी मोदी सरकार इस्लामाबाद तो सर पाकिस्तान पड़ता है, तो अपने ही है और क्या। पूछो क्या। कितना? 51% मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन सुनो इसमें एक लॉजिक था, याद है वो, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो आएगा, है ना। तो कहने से कंपनी में आपका कितना होल्डिंग है गवर्नमेंट का? मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ईदर बाय सेंट्रल, ईदर बाय स्टेट, ईदर पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। यस और नो? अच्छा, यहाँ पे मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या मिनिमम 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं। याद आया, मैंने पढ़ाया था डिफरेंशियल वोटिंग राइट। देखो कंपनी में या तो एक शेयर एक वोट, मतलब नॉर्मल ये है आम जिंदगी, है ना। और ये है डीबीआर। डीबीआर क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोट, एक शेयर हो सकता है 0.1 वोट के बराबर हो, एक शेयर मान लो आपके पास 10 शेयर हैं, हो सकता है वो 0.2 वोट्स के बराबर हो। मतलब कहने से एक शेयर एक के बराबर है क्या? 0.1 0.2 ऐसा करके, तो कहने से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं। यस और नो? इसका याद है एग्जांपल भी दिया था, टाटा मोटर्स प्रैक्टिकल एग्जांपल था, अपन ने इंटरनेट पे भी गए थे, याद हो। पूछो क्या। ऐसी कौन सी कंपनीज है? बोले सर गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल, आईआरसीटीसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, एलआईसी, भेल, सेल, गेल। पूछो क्या। सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी डीम्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन सुनो सब्सिडरी बनने के लिए एचडी लिमिटेड है, एचडी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कंपनी का है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब सॉरी गवर्नमेंट का है मतलब सर गवर्नमेंट का है मतलब जल्दी बोलो। मोर देन, चलो सुनो, तो देखो मैं एक कंपनी हूं, मेरे में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट का मतलब सुनो 30% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% है यूपी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट का। कहने से 55% हो गया। तो कहने से आई एम अ गवर्नमेंट कंपनी, बट मेरी एक सब्सिडरी है, तो मेरी सब्सिडरी पे तो मेरा कंट्रोल 50% से ही ज्यादा होगा ना। मेरे पास सामने वाली जो कंपनी, मान लो सामने वाली कंपनी सुहानी लिमिटेड, ठीक है। तो सुहानी लिमिटेड में मेरा जो वोटिंग राइट है वो 50.5% है। चलेगा क्या? चल बे या ना चल बे, है ना। तो मुझे बताओ, मैं गवर्नमेंट, मेरी सब्सिडरी भी गवर्नमेंट, तो वो भी सुहानी लिमिटेड भी क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी। पक्का ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है। पूछो क्या। बोल दूं क्या? क्लियर है? पूछो क्या। ये देखो आगे का यही लिखा हुआ है, आगे का यही लिखा हुआ है। पूछो क्या। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखे 60%, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में होल्ड करके रखे हैं 60%, तो कहना से वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी, चल बे कि ना चल बे। सो एकदम से क्या हो गया सर आपको बंगाली या समटाइम्स आई हैव इश्यूज। पूछो क्या। तो गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो तरीके। कितने तरीके? एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है गवर्नमेंट ने डायरेक्टली होल्ड कर लिया, इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ने आप पे होल्ड किया, आपने किसी पे कंट्रोल ऑब्टेन करके रखा है, सब्सिडी है आपकी, तो वो भी गवर्नमेंट हो जाएगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पूछो क्या। आगे बढ़े क्या। ये जरा एग्जांपल याद है, मैंने कुछ ऐसा कुछ दिखाया था, एग्जाम में आ गया था, याद रखना। इसमें सब मर गए थे, इसमें सब फूट के आए थे। पहले बोल रहे थे फोड़ दिया, फिर ऐसे ने फोड़ दिया। हाँ, ये सब अपने मन में ऐसा बोलते रहते हैं। पूछो क्या, है ना। पूछो क्या, ऐसे उड़ा दिया, फालतू में बोला। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का 20% स्टेक है, किसमें? बड़ी लिमिटेड में। गवर्नमेंट ऑफ गोवा का स्टेक है 10%, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टेक है 10%, एलआईसी का स्टेक है 12%, एक्स लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट का स्टेक है 11%। बताओ बड़ी लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी और नॉट? आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए ना उसमें, गवर्नमेंट कंपनी का नहीं बोला था, याद आ रहा है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट होना चाहिए था। पूछो क्या। जनवरी 25 याद है, क्वेश्चन दिखाया था मैंने, इससे याद आया। पूछो क्या। बाहर वाली सॉरी फॉरेन कंपनी
है ना, हाँ फॉरेन वाली जो ही अच्छे आप दोनों ओके। उससे याद आया, पूछो क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 42। मैं थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाऊं क्या, है ना, पूछो क्या, फटाफट से आ गया अपन क्विकली रिकैप करते हुए। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 45 क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी। 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, बाहर, कहाँ के, भारत के, ओके। और हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पक्का, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, या तो खुद से या उसका एजेंट खुद फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली, यस और नो, पक्का। तो ये देखो सेकंड पॉइंट में 4 एक्सटेंशंस हैं, सेकंड पॉइंट में 4 एक्सटेंशंस हैं, अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे। पूछो क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय इटसेल्फ और एजेंट और फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। पूछो क्या, ये हो जाएगी हमारी फॉरेन कंपनी। इसका नाम टेस्ला, गरीब है ना अपन, है ना, टेस्ला। पूछो क्या, इससे याद आया सेक्शन 8 कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसका सेक्शन क्या है, हाँ इसमें 2 क्लॉज 8 मत लिख देना, मार दूंगा मैं, है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 8 है ना, अच्छा 8 है, वेरी गुड। चलो जिंदा है बच्चे, सुबह सुबह जाग गए, एकदम से चिल्ला चोट करी उसके बाद जागे, लेकिन जाग तो गए। पूछो क्या मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है सर, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पोर्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। मतलब जितने भी काम के दया ज्ञान वाले काम है, काम की चीजें वो कर दो, है ना। पुण्य कमाना है यहाँ पे बेसिकली, पाप इतने कर रहे हैं तो कहीं तो पुण्य कमाना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा आप लोग, है ना। मैंने पाप की ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने किए तो आप लोगों को पुण्य कमाना पड़ेगा। पूछो क्या, मैं तो जाके गंगा जी में डुबकी लगा लिया था तो सारे पाप धुल गए थे, है ना। एक बार मोक्ष गया तो मोक्ष को बाहर फेंक दिया था, बोले नहीं ना चल बे, है ना। पूछो क्या, हाँ मोक्ष, गंगा जी ने देखा, बोले मोक्ष ना चल बे, बोले चल बे ना चल बे, बिल्कुल ना चल बे। पूछो क्या, बोले ऑब्जेक्ट है कंपनी का टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। अच्छा सुनो ना ध्यान से समझना, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, समझते हो, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती। और अगर कोई सरप्लस है तो सरप्लस को कुछ बचा, कुछ फायदा बन गया तो उसको री इन्वेस्ट कर दो अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में। अच्छा सुनो ना, इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है आज सुबह उठे बोले आज से हमारी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पक्का। किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू रजिस्टर सेक्शन 8 कंपनी। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी किसको दे दी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC। पूछो क्या, जैसे ही सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर होती है ना, सेक्शन 8 कंपनी होती है रजिस्टर, तो कंपनी के लास्ट में ना तो लिमिटेड होगा ना ही प्राइवेट लिमिटेड होगा, ऐसे कोई भी नाम नहीं होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि वो तो फिर प्राइवेट और पब्लिक, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा फिर तो, समझ में आ रही बात। अच्छा याद है रिलायंस फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी है, समझ में आ रही बात। पूछो क्यों, हमको पैसे दिए थे उन्होंने ब्रांडिंग करने का। पूछो क्या, प्रिविलेज, ऐसे क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो सुनो, अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इट गेट्स ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग अ लिमिटेड कंपनी। अच्छा लाइसेंस कब रिवोक हो जाएगा, बोले सर लाइसेंस तब रिवोक होगा जब आप अपने मकसद को नहीं फॉलो कर रहे, भटक जाओगे, आपका जो मकसद था उससे आप भटक गए, तो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दी, RD, रीजनल डायरेक्टर। पूछो क्या, so CG या रीजनल डायरेक्टर will revoke the license on the following grounds, चार ग्राउंड्स थे, याद है 4 ग्राउंड। सेक्शन 8 कंपनी हैज कॉन्ट्रवेंट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनका कॉन्ट्रवीन किया, या फिर वायलेट किया सेक्शन 8 के प्रोविजंस को, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कर सकते हैं क्या, चल बे कि ना चल बे, ना चल बे दत्तो, चल बे कि ना चल बे, ना चल बे बेटा, ना मैं वो लग ही रहा था, सो रहा है बेटा। टोपी निकालो बेटा, नेटवर्क वहीं पे, टोपी हटाओ बेटा, युवराज टोपी हटा दो बाजू वाले की। हाँ पूछो क्या, सेक्शन 8 कंपनी हैज एक्टेड इट फ्रॉडुलेंटली,
फ्रॉडलेंटली एक्ट किया तो कैन आई से ये तो फिर गलत हो गया, आप तो चैरिटेबल पर्पस के लिए आए थे, आपने फ्रॉड कर दिया, ये तो गलत बात है ना। और गलत बात करने वाले को क्या करते हैं देवसेना, सजा देते हैं। पूछो क्या? सेक्शन 8 कंपनी हैज एक्टेड इन द मैनर इन विच इज प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट आपने कोई काम कर दिया। हमने ऑर्गेनाइज खोला था, याद आ रहा है ना, अनाथ बच्चों के लिए, है ना, बच्चे नहीं आए तो फिर हमने एक कार खरीदी, है ना, बच्चे किडनैप करना चालू कर दिए और किडनैप करने के बाद हम अनाथ आश्रम में रख रहे हैं, बताओ कितना गलत बात है ना। या फिर हमने बच्चों को अनाथ आश्रम में रखा, उन्हें एजुकेशन दे रहे थे, किस चीज की? बम बनाने की। अरे भाई साहब ये क्या करवा रहे हो? तो ये चीजें अगेंस्ट है ना, पब्लिक पॉलिसी, यस और नो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो कितनी बातें? Section 8 company violated, Section 8 company has violated the terms and condition. Section 8 company has violated, contravenes the provisions of Section 8, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर करना, और वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन, वहां पे वायलेशन ऑफ Section 8। पक्का? पहले तो क्लियर है। तीसरा फ्रॉड, तीसरा क्या हो गया? चौथा बोले सर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो कीवर्ड्स याद आ गए। पहला वाला क्या था? कॉन्ट्रवेंशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड क्या था? वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। तीसरा क्या था? एक्टेड फ्रॉडलेंटली। चौथा prejudicial to public interest, but before revocation of license CG shall give reasonable opportunity of being heard to the company। उसके बाद ऑर्डर क्या दे देगी CG? देखो रिवोक करेगी लाइसेंस तो CG क्या बोलेगी? या तो बंद, कन्वर्ट, या फिर मर्ज। बंद, कन्वर्ट, मर्ज, बंद, कन्वर्ट, मर्ज, बंद, कन्वर्ट, मर्ज। पूछो क्या? बंद मतलब वाइंडिंग अप, कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट कर दो सेक्शन 8 को किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, या मर्ज कर दो किसी और सेक्शन 8 कंपनी में जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसका पनिशमेंट करने पे कंपनी को इनाम मिलेगा। कंपनी को इनाम मिलने के साथ साथ ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी इनाम मिलेगा। इनाम क्या रहेगा? देखो कंपनी में 10 लाख का फाइन है और मैक्सिमम फाइन है 1 करोड़ का, लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से लेकर 25 लाख तक का फाइन है। साथ ही साथ सेक्शन 447 में भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तिरस्कार मतलब रिवॉर्ड है ना हम से, हाँ। उसके बाद पूछो क्या? OPC, OPC एक पर्सन कंपनी खोल सकता है, यस, वन मैन आर्मी, याद आ रहा है? अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 62। लेकिन सर इसके पहले के सेक्शन भूल गए, है ना? नहीं भूले क्या? देखो हमने चालू किया था सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी, 2 क्लॉज 67 प्रीवियस कंपनी लॉ, सर 2 क्लॉज 68 प्राइवेट, 2 क्लॉज 71 पक्का, सर उसके बाद 2 क्लॉज 85। अच्छा या इसके बाद हम कहां गए थे? 2 क्लॉज 46 होल्डिंग, 87 6 एसोसिएट, फिर 2 क्लॉज 22 लिमिटेड बाय शेयर्स, 2 क्लॉज 21 लिमिटेड बाय गारंटी, 2 क्लॉज 92 अनलिमिटेड कंपनी पक्का। अच्छा उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 40, फिर फॉरेन कंपनी 2 क्लॉज 42, उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी, और अब आ रहा है हमें 1%, 2 क्लॉज 62। पूछो क्या? कंपनी इज हैविंग ओनली 1 मेंबर, कंपनी इज हैविंग ओनली 1 मेंबर। टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, it is a type of private company, so company is only having 1 member, type of private company, minimum member 1, maximum 1, क्योंकि एक ही member allowed है, डायरेक्टर 1 but maximum 15 हो सकते हैं, याद आ रहा है? बट ये सिलेबस में नहीं, only for flexing। पूछो क्या? नेम ऑफ द OPC shall end with the words in the bracket। जैसे मान लो HD प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि प्राइवेट होनी चाहिए, लेकिन अगर चूंकि OPC है तो कहना एक ही मेंबर होगा। अब वो अकेला एक मेंबर होगा तो कहना से उसका नॉमिनी भी होगा, यस और नो? इसमें ICAI ने क्वेश्चन गलत करके रखा है, डिस्कशन हुआ था अपना, कितना सफेद झूठ बोला उसमें आंसर में, है ना? पूछो क्या? नेम ऑफ द OPC shall contain the words OPC in the brackets at the end of the name, जैसे HD प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में OPC। अच्छा, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इनका नॉमिनी होना चाहिए, हाँ। OPC का जो महुआ होगा ना, देखो महुआ हुआ सबको बनाना पड़ेगा, है ना? तो OPC का जो महुआ है ना उसमें कंटेन होना चाहिए टर्म्स क्या? इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ मेंबर, वो जो नॉमिनी है वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा पक्का। बट बिफोर अपॉइंटिंग नॉमिनी, प्रायर कंसेंट ऑफ नॉमिनी से पूछ तो लो, यस और नो? प्रायर कंसेंट ऑफ द नॉमिनी शुड बी ऑब्टेन्ड, और रिटन कंसेंट उसकी कहां पे फाइल करनी है? ROC के पास। नॉमिनी कैन विथड्रॉ हिज कंसेंट एनी टाइम। अच्छा, मेंबर ऑफ OPC कैन ऑल्सो चेंज नॉमिनी एट एनी टाइम।
है ना। पहले मैंने नॉमिनी बनाया किसको, देवसेना को, बट देवसेना निकली चोटी तो मैंने सुहानी को बना दिया। करेक्ट है, चलेगा क्या, चलवे कि ना चलवे, पक्का अंशुल, चलवे कि ना चलवे, चलवे सर। ओके, हु कैन बिकम मेंबर या नॉमिनी ऑफ ओबीसी, एक नेचुरल पर्सन हो चाहिए। आप सब नेचुरल हो, नहीं हो, अच्छा हो ना, पक्का, थैंक गॉड, है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकते हो, मतलब कहना इसे दो चीजें कंपलसरी, लास्ट वाली ऑप्शनल है, और अदरवाइज लिखा है ना उसमें, रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। तो नेचुरल पर्सन प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेजिडेंट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो कहना इसे रेजिडेंट वाली कंडीशन ऑप्शनल है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब person who has stayed in India for minimum 120 days in previous financial year, पक्का। बट इसका कोई वैल्यू है क्या, नहीं, पूछो क्या, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा इससे याद आया, पूछो क्या, पहले फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में ये गलत लिखा हुआ था कि कंपलसरी है, बट ऐसा नहीं है। सुनो, माइनर कभी भी नॉमिनी या मेंबर नहीं बन सकता 1% कंपनी का, है ना। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपीसी क्या है कि भैया वो सेक्शन 8 कंपनी ओपन नहीं कर सकता, ना ही वो कन्वर्ट हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी में, ना ही वो बिजनेस कर सकता है एनबीएफसी वाला, या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है ना यार, याद आ रहा है। अच्छा, ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी एट एनी टाइम, लेकिन पहले 2 साल आप ओपीसी ही रहोगे, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है ना। इनकॉर्पोरेशन आज हुआ, परसों अप्लाई कर दिया, कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं। पूछो क्या, सिंगल पर्सन कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी एंड कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ मोर देन नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। तो देखो, एक बार एक जगह पे आप मेंबर हो, एक जगह पे ओपीसी हो, सॉरी नॉमिनी हो, चलेगा, चलवे। लेकिन एक जगह मेंबर हो, दूसरी जगह भी मेंबर, नहीं चलवे। लेकिन सुनो, ओपीसी की बात हो रही है, मैं किसी ओपीसी में मेंबर हूं और किसी दूसरी ओपीसी में नॉमिनी हूं और पब्लिक कंपनी में भी मेंबर हूं, चलेगा। ओपीसी पे रिस्ट्रिक्शन है, चलबे कि ना चलबे, पूछो क्या। सिंगल पर्सन कैन बिकम, आपके बारे में बात हो रही है, सिंगल पर्सन मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, सिंगल पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ 1 ओपीसी एंड नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पूछो क्या, आगे बढ़ जाए। इसके बाद आती है सेक्शन 406, निधि कंपनी। निधि कंपनी, निधि कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 406 में, आपके सिलेबस में से इतना ही दिया है आपकी बुक में, है ना, तो अपन से इतना पढ़ेंगे। पूछो क्या, निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कंपनी, निधि कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी कंपनी डिक्लेयर्ड एज निधि बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, इट इज अ टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी। याद आ रहा है, पब्लिक कंपनी होती है ना। मैंने आपको बताया था इसकी मीनिंग मतलब फीचर्स। देखो, ये क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, किससे, मेंबर्स से। अच्छा, ग्रांट करती है लोन, किसको, मेंबर्स को। मकसद क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एंड एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग्स। याद है, बैंक्स नहीं थे पहले, तब ज्यादा प्रेवलेंट थी। इंडिया की मोस्ट फेमस निधि कंपनी मां बेन निधि लिमिटेड इज द बिगेस्ट निधि लिमिटेड इन द इंडिया। मां बेन, है ना, तुम जो बोले वो नहीं, है ना। टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी, है ना, कंप्लाइज विद द रूल्स ऑफ सीजी। पूछो क्या, ये देखो लिखा भी है, मां बेन निधि लिमिटेड, साउथ इंडिया में है। आप देख के आना, साउथ इंडिया जाओ तो देख के आना। पूछो क्या, लिस्टेड कौन है, जो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सर अनलिस्टेड कौन है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, जीनियस। पूछो क्या, यहां जाके आती है डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455, सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी, डोरमेंट कंपनी मींस अ फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और होल्ड असेट्स और आईपीआर। याद आ रहा है, 3 पर्पस, 3 मकसद, कितने, पहला फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फॉर्म फॉर फ्यूचर होल्ड असेट्स और आईपीआर। समझ में आ रहे हो, आईपीएल नहीं बेटा, आईपीआर। और एक भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए, पक्का, क्लियर है। अच्छा, इससे याद आया, पूछो क्या। So can I say डोरमेंट कंपनी is a company formed for future projects। मतलब आज कोई काम नहीं है, बस कंपनी बना दी। अच्छा, या तो टू होल्ड असेट्स, यस और नो, या टू होल्ड आईपीआर, यस और नो, है ना, या फिर does not have any significant accounting transaction, और कोई इनएक्टिव कंपनी, कोई
इनएक्टिव कंपनी, जिसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लास्ट 2 ईयर्स में नहीं किए और ना ही उन्होंने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे हैं। किससे? आरओसी से। कितने साल में? previous 2 financial years। अच्छा, may apply ROC for the application to obtain the status of, status का आएगा डोरमेंट का। किसको अप्लाई करेंगे? ROC। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं एक्सेप्ट 4। एक्सेप्ट, देखो आप फीस दोगे ROC को, कंपनी बनाने पे ROC को तो फीस देनी पड़ेगी ना। पूछो क्या? कंपनी के ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की फीस, वो भी नॉर्मल खर्चा माना जाएगा, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अलॉटमेंट किया शेयर्स, अरे कंपनी इनकॉर्पोरेशन करोगे, सब्सक्राइबर टू द महुआ आएगा ना नाम, तो उनको शेयर होल्डर बनाओगे, तो कहने से उसमें अलॉट किया आपने शेयर्स, तो वो फीस जो वो खर्चा लगा वो नॉर्मल खर्चा है, वो तो लगना ही है ना। और लास्ट है, इस एक्ट में कोई खर्चा लगा, पेमेंट मेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। समझ में आ रहा है? तो 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। 4 कौन से नहीं है? बोले सर पेमेंट मेड फॉर द ऑफिस रिकॉर्ड्स, यस और नो। दूसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पेमेंट मेड टू ROC, है ना, और पेमेंट मेड फॉर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। इससे याद आया सेक्शन 2 क्लॉज 72। सर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पता क्या दी है? सर फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन? सर LIC अंडर LIC एक्ट, IDFC लिमिटेड, कोई स्पेसिफाइड कंपनी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, या फिर कंपनीज एक्ट 1956 विच हैज बीन रिपील्ड, मतलब नोटिफाइड अंडर सेक्शन 4A क्लॉज 2। नहीं समझे? एज पर मतलब PFI इज अ सुनो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन notified in the section 4A clause 2 of the Companies Act 1956 by application in the सेक्शन 465 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कहना से 1956 रिपील हुआ तो 4A क्लॉज 2 को कहां पे डाल दिया? 465 के थ्रू अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? और यहां डेफिनेशन दे दी सेक्शन 2 क्लॉज 72 में। तो कितने लोग हो जाएंगे ऐसे? इनको कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। Such other institutions as notified by central government in consultation with the RBI। मतलब डिस्कशन किससे करती है? RBI से। पक्का क्लियर है? अच्छा, however before notifying any 2 condition should be followed। any 2 condition should be followed। देखो कंडीशन 1 गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए, 51% याद आ रहा है। और कंडीशन नंबर 2, such institution should be incorporated under any central act, state act but not under companies act और previous company law। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसको हम क्या बोल देंगे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक बार वापस से रिकैप करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आ जाता है? देखो सबसे पहला LIC अंडर LIC एक्ट। दूसरा, अच्छा LIC एक्ट कौन सा है? 1956 ही। दूसरा IDFC लिमिटेड, एनी अदर एंटिटी अंडर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? कंपनीज एक्ट में सेक्शन 4A क्लॉज 2 वाली जो सेक्शन 465 के थ्रू आ गई है। ओके, उसके बाद एनी अदर इंस्टीट्यूशन मेड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। ये रट नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पूछो क्या? बिफोर नोटिफिकेशन 2 कंडीशन फॉलो होने चाहिए, गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या फिर कंपनीज एक्ट या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अलावा वो किसी भी स्पेशल एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है। समझे? अच्छा, तो यहां जाके हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी खत्म हो गया। एक बार फटाफट से सेक्शंस देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 67 प्रीवियस कंपनी लॉ, सेक्शन 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 46 होल्डिंग, 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी, 2 क्लॉज 6। अच्छा, उसके बाद 2 क्लॉज 22 लिमिटेड बाय शेयर, 2 क्लॉज 21, 2 क्लॉज 92, 2 क्लॉज 45, 2 क्लॉज 42, सेक्शन 8 कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, 406 निधि, 455 डोरमेंट। सर उसके बाद लिस्टेड 2 क्लॉज 52। अच्छा, 2 क्लॉज 72 PFI। याद आ रहा है? अच्छा, यहाँ जाके हम यहाँ पे अपना रिवीजन रोकते हैं, फिर बाकी का रिवीजन आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। शाम को 8:30 बजे आपको YouTube पे पूरा रिवीजन मिल जाएगा।